चमेली गांव की भोली भाली लड़की थी। उसकी शादी कुछ ही महीनों पहले शहर में हुई थी। भोली भाली चमेली की 5 नंदे थी, जिनमें से 3 की तो शादी हो चुकी थी और 2 अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। एक रोज सुबह के समय काजल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे भाभी, जल्दी से मेरा चाय नाश्ता लगा दो, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, देर हो रही है। अरे जब तुझे कॉलेज ही जाना था तो पहले क्यों नहीं बताया? जब मन होता है तब तैयार होके घर से निकल जाती है। पहले से बता कर रखती तो तेरी पसंद का खाना बनवा देती। माँ भाभी बना लेंगी, बस टोस्ट ही तो गरम करने हैं चाय के साथ। वो तो मुझे भी पता है कि बहू कर लेगी, लेकिन तुम दोनों में थोड़ी भी शर्म कहाँ है? उससे बस जल्दी जल्दी में काम करवाते रहते हो। आप तो एक चाय नाश्ते के लिए मुझे कितना सुना रही हैं, जैसे मैंने तो कभी चाय नाश्ता बनाया ही नहीं। हाँ हाँ पता है, 10 मिनट के काम में घंटों निकाल देती हो। आई बड़ी काम कर देती हूँ मैं। जानकी अपनी बेटियों को जानती थी कि वो कितनी आलसी हैं, और जब से जानकी की बहू आई थी तब से तो काजल और खुशबू ने बिल्कुल ही घर का काम करना छोड़ दिया था। इधर सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन चमेली घर के कामों में ही लगी रहती है। ओले ले, मेरे राजकुमार को क्या हो गया? क्यों इतना रो रहा है मेरा राजा बेटा? किरण, तू अपने राजा बेटे को मुझे दे, जरा मैं इसे बाहर से घुमा लाती हूँ। तू तब तक बहू का हाथ बटा दे कामों में। सुबह से काम में लगी हुई है, लेकिन अब तक उसका काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है माँ, ये लो, ये भी घूमने के लिए ही रो रहा होगा। जानकी भी अपनी नाती को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। इधर अपनी माँ के बाहर जाने के बाद किरण चमेली से कहती है, भाभी झाड़ू पोछा तो आपने कर लिया, अब बचा क्या है? बस सबके कपड़े धोने हैं, वो तो जब मैं नहाने जाऊंगी तो कर लूंगी। अरे क्या बात है भाभी, बहुत मेहनती हैं आप। मेरी माँ ने भी मेरे भाई के लिए क्या लड़की ढूंढी है। सच में भाभी, गांव की लड़कियां बहुत काम करती हैं। ये तो है दीदी, और कर भी क्या सकते हैं, घर में रहकर घर के काम नहीं किए तो क्या ही किया। चलो अच्छा है, मेरी गांव की भोली भाभी 1 ही मिनट में किसी की भी मीठी बातों में आ जाती हैं। अब कुछ देर बाद जब जानकी घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बेटी हॉल में ही सोफे पर सोई हुई। किरण, किरण, तुझे मैंने कहा था ना कि बहू के कामों में मदद कर दियो, लेकिन तू है कि अपने घोड़े बेचकर सो रही है। उठ और पकड़ अपने राजकुमार को। माँ आप भी ना 2 मिनट सोने भी नहीं देती हैं। एक तो ये सारी रात रोता रहता है। तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता, और ना वो बाकी की दोनों का। कुछ काम नहीं करती हो। अब मैं क्या करूँ तुम 5 का? माँ जी, आपने खाना खाया क्या? मैं खाना खाने जा रही थी, लेकिन वहाँ तो 2 रोटी बची हैं। बहू, इतना लेट खाना मत खाया कर। तू चाहे तो खाना खाने के बाद ही काम कर लिया कर सारा। देख तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं तो 2 बार खा चुकी हूँ, और तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है अभी तक। जी माँ जी, ठीक है, मैं खा लेती हूँ खाना। हाँ, और खाना खाने के बाद तू सो जाइयो। शाम की चाय की टेंशन नहीं है, किरण बना लेगी। तब तक काजल भी घर आ जाएगी। जानकी अपनी बेटियों को देख रही थी कि वो उसकी भोली भाली बहू के साथ कितनी चालाकियों से पेश आ रहे थे। कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं था, और घर में कोई भी गलती होती तो उसमें चमेली का ही नाम लगा दिया जाता। बल्कि जानकी तो अपनी बेटियों की रग रग से वाकिफ थी। भाभी, भाभी एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब तो बस आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। 1 मिनट, आराम से आप मुझे बताओ कि क्या बात है। भाभी, मैं आज कॉलेज नहीं गई थी, बल्कि झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, लेकिन अपनी पड़ोसन विमला आंटी ने मुझे उसके साथ देख लिया। अब ये बात तो वो माँ को जरूर बताएंगी, लेकिन आप ही हैं जो मुझे बचा सकती हैं। लेकिन ये तो सही नहीं है, आप माँ जी से झूठ क्यों बोलती हैं? लेकिन कोई बात, विमला काकी को तो मैं संभाल लूं। चमेली और काजल ये बातें कर ही रहे थे कि तभी जानकी को आवाज लगाती हुई वहाँ विमला आती है। अरे जानकी, कहाँ है तू? तुझे पता भी है तेरे नाक के नीचे क्या हो रहा है? तेरी 4थे नंबर की बेटी को मैंने एक लड़के के साथ देखा है। हाँ विमला काकी, वो काजल की दोस्त थी जिसे आपने देखा। अच्छी थी ना, वो ऐसी ही है। एक दिन तो मैं भी धोखा खा गई उसे देखकर कि वो लड़का है या लड़की। अरे नहीं नहीं, मेरी नजरों पर शक कर रही है बहू तू। और तू भी कहाँ अपनी नंदों के बातों में आ रही है? वो तो तुझे बेच खाए सारी। अरे विमला काकी, मैं सच कह रही हूँ। माँ जी इन्हें देखने में धोखा हुआ होगा। चलो विमला काकी, ये सब छोड़ो, मैं आपके और माँ जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। देख बहू,
तू कह रही है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं है। और जानकी, तू अपनी बेटियों पर थोड़ा नजर रखा कर। अरे तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। चल अब ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, कांता की बहू को उस दूध वाले में क्या दिखा जो उसके साथ भाग गई? जानकी और विमला अब टॉपिक चेंज करके बातें करने लगती है तो काजल की जान में जान आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी की पांचों बेटियां एक से बढ़कर एक थी। एक रोज सुबह के समय जानकी घर में हंगामा मचा देती है कि उसके 2000 रुपए तकिए के नीचे से किसी ने उठाए हैं। अरे यार, माँ को पता तो चल ही गया है कि उनके 2000 रुपए गायब है, लेकिन अगर मुझे खुद को बचाना है तो भाभी को फंसाना ही पड़ेगा। माँ जी, आप ठीक से चेक कीजिए, कहीं आप इधर उधर रखकर भूल तो नहीं गई। देखो माँ, मैंने तो भाभी को रात में ही आपके कमरे में जाते हुए देखा था, और आप तो जानते ही हो, पैसे देखकर तो अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। मैं एक पल को तुझे चोर कह सकती हूँ, विमला को चोर कह सकती हूँ, यहाँ तक कि अपने एक लौते बेटे को चोर कह सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी भोली भाली बहू को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी चोरी नहीं कर सकती। जानकी के वो पैसे तो उसे नहीं मिलते, लेकिन वो अपनी बहू पर शक नहीं करती। अब देर शाम जानकी अपनी बहू के साथ हॉल में ही बैठी होती है। तभी वो देखती है कि उसके बहू के कान खाली थे। चमेली ने जो कान में झुमके पहने थे वो अब उसके कानों में नहीं थे। बहू, तेरे कान के कुंडल कहाँ गए? तू तो कह रही थी तेरे कान के कुंडल तेरी दादी ने दिए हैं, तू उसे खोलती भी नहीं है, तो अब कहाँ गए वो? और तूने अपने कान सूने क्यों रखे हैं? माँ जी, वो क्या है ना, राखी दीदी कुछ दिनों पहले जब यहाँ आई थी तो उन्हें मेरे कान के कुंडल बहुत पसंद आए थे, और उन्होंने कहा भी था कि क्या ये मैं पहनकर देख सकती हूँ, और शायद वो पहनने के बाद भूल गई और अपने साथ ही लेकर चली गई। मेरी बेटियां तो एक से बढ़कर एक हैं, इतना लालच तो मुझ में भी नहीं है। ये सब तो अपनी भाभी को बेचकर खाने वाली हैं। माँ जी, आप उन पर गुस्सा मत होइएगा, वो अगली बार आएंगी तो लौटा देंगी। हाँ, मुझे भी पता है कि मेरी बेटियां कितने पानी में हैं। खैर ये सब छोड़, पहले मुझे तो ये बता, जो तुझसे नीलम ने 5000 रुपए लिए थे, क्या उसने तुझे लौटाए या नहीं? नहीं माँ जी, उनसे तो तब से मेरी बात हुई भी नहीं है। जाने दीजिए, अब तो बहुत दिन हो गए। मैं अपनी पांचों बेटियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन 2 को तो मैं अच्छे से सुधारती हूँ, और बाकी 3 को तो मैं यहाँ आने ही नहीं दूंगी। लेकिन माँ जी, आप ये सही नहीं कर रही। अगर मैंने ये भी नहीं किया तो तू जानती ही है अपनी ननद को, वो तुझे बेचकर खा जाएंगी। जहाँ एक तरफ भोली भाली चमेली का उसके पांचों चालाक नंदे फायदा उठा रही थी, वहीं दूसरी तरफ चमेली के सास चमेली के सपोर्ट में थी। सरिता शाम के समय अपने घर में चूल्हे पर खाना पका रही थी। इतने में उसका बेटा पंकज खांसते हुए घर आता है। उसे देखकर सरिता बोलती है, क्या हुआ पंकज बेटा, तुझे इतनी खांसी क्यों हो रही है? माँ पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत खांसी हो रही है। तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर देती हूँ, धूल मिट्टी के कारण खांसी हो रही होगी। सरिता अपने बेटे के लिए पानी गर्म करने लगती है, लेकिन इतने में पंकज खांसते खांसते बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये देखकर सरिता घबराते हुए कहती है, पंकज, पंकज बेटा क्या हुआ? उठना पंकज बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? सरिता पंकज को उठाने की बहुत कोशिश करती है। इतने में उसका पति राघव भी घर आ जाता है और अपने बेटे को यूं जमीन पर गिरा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ पंकज को? हे भगवान, इसके मुंह से तो खून निकल रहा है, हमें जल्दी इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। अजय, हमारे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा भाग्यवान, चलो मेरी मदद करो, उठाओ इसको। सरिता राघव की मदद करती है और राघव अपने बेटे को कंधे पर उठाकर पास के सरकारी दवाखाने लेकर जाता है, जहां डॉक्टर पंकज का चेकअप करने के बाद राघव और सरिता से कहता है, देखिए, लगता है आपके बेटे को कोई बड़ी बीमारी है। अभी तो वो कुछ देर में होश में आ जाएगा, लेकिन उसके कुछ टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं, ताकि बीमारी का पता चल सके और इलाज शुरू हो सके। तो डॉक्टर मैडम कर दीजिए ना टेस्ट, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। देखिए, ऐसे टेस्ट बड़े हॉस्पिटल और लैब्स में होते हैं, और इसका फुल चेकअप करवा लीजिए, जिससे कि इसकी बीमारी पहचान में आ सके। बड़े अस्पताल में जाने के पैसे नहीं है मैडम हमारे पास, बहुत गरीब है हम। आप कुछ मदद करिए, हमारा एक लौता सहारा हमारा बेटा है, उसको कुछ हुआ तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। ये क्या कर रही हो पंकज की माँ? डॉक्टर साहिबा जितना कर सकती थी कर दिया, अब अपने बेटे का इलाज तो हमें ही करवाना पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपकी हालत समझती हूँ, इसलिए आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपके बेटे के टेस्ट के लिए एक लैब बता देती हूँ। वहाँ पर कम पैसों में इसका सारे टेस्ट हो जाएंगे
लेकिन टेस्ट में कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो उसके इलाज के लिए आपको पैसे तो जुटाने ही पड़ेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर राघव को लैब का एड्रेस बताकर कुछ देर में पंकज के साथ घर भेज देते हैं और अगले दिन राघव और पंकज उस लैब में जाकर पंकज का पूरा चेकअप करवाकर घर आते हैं, जहां सरिता उनसे बोलती है, हो गया चेकअप? क्या कहा? कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना? माँ, रिपोर्ट 24 घंटे बाद आती है और वो लोग रिपोर्ट सीधा अपने पास के सरकारी अस्पताल भेज देंगे। अच्छा, हे भगवान सब ठीक हो। चलो बिटवा तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देते हैं। अच्छा। सरिता पंकज को खाना बनाकर परोसती है, लेकिन उसके और राघव के दिमाग में अपने बेटे के टेस्ट रिजल्ट की चिंताएं चल रही थी। अगले दिन पंकज को उसके कॉलेज पढ़ने भेजकर राघव अस्पताल रिपोर्ट का पता करने जाता है, जहां डॉक्टर साहिबा उसको उसके बेटे की रिपोर्ट का रिजल्ट बताते हुए कहती है, देखिए ये सब आपके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। आपके बेटे को कैंसर है, 2nd स्टेज का। इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा, वरना क्या डॉक्टर साहिबा? वरना आपके बेटे की जान बच नहीं पाएगी। 1 साल के अंदर अंदर उसका कैंसर बढ़ जाएगा और वो। बस मैडम आगे मत बोलिए। अपने कानों से अपने बेटे की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में मैं नहीं सुन सकता। आप ये बताइए इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा? ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। कम से कम 10 लाख तक का खर्चा आएगा और आपके पास 1 महीने का समय है। इस समय में पैसे जोड़कर इलाज शुरू करवा दीजिए ताकि कैंसर को बढ़ने से रोका जा सके, वरना हमें माफ करिएगा, इलाज भी कोई करिश्मा नहीं कर पाएगा उसके बाद। राघव उदास चेहरे के साथ हाथों में रिपोर्ट लिए घर लौटता है, जहां सरिता के पूछने पर वो उसे रोते हुए कहता है, हमारा बेटा इतनी महंगी बीमारी का शिकार है सरिता, के क्या करे? मैं चाहकर भी उसका इलाज नहीं करा सकता, लेकिन इलाज नहीं करवाया तो हम दोनों अपने जीवन का इकलौता सहारा खो देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हे भगवान, मेरे बच्चे की जगह मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा ले। 10 लाख रुपए चाहिए उसकी कैंसर के इलाज के लिए, वो भी 1 महीने में। अरे आज तक की जिंदगी में मैंने 1 लाख रुपए नहीं देखे, 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? देखिए हिम्मत मत हारिए, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन आप ये बात पंकज को मत बताइएगा, क्योंकि वो तो हमें कोशिश करने से भी मना कर देगा। हाँ तुमने सही कहा, हम उसको कहेंगे उसको कुछ नहीं हुआ और पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। राघव अपने बेटे की इतनी महंगी बीमारी के लिए पैसे जुटाने की सोचता तो है, तो वहीं दरवाजे पर खड़ा पंकज, जो कि कॉलेज से वापस अपनी एक बुक लेने घर आया था, अपने माँ बाप की सारी बातें सुन लेता है और आंखों में आंसू लिए कॉलेज के लिए फिर से निकल जाता है, जहाँ उसकी एक दोस्त रिया, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती है, पंकज क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना मुझे। देखो मुझे दोस्त मानते हो ना, तो बताओ। रिया, मैं मरने वाला हूँ। मुझे एक बहुत महंगी बीमारी है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे और मेरे गरीब माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ ना। मुझे कैंसर है। बाबा को डॉक्टर ने 10 लाख रुपए लाने को बोला है ताकि मेरा इलाज शुरू हो, लेकिन हम लोग इतने गरीब हैं कि मैं खुद जब इस कॉलेज में स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूँ तो 10 लाख जुटा पाना हमारे लिए नामुमकिन है, इसीलिए मैं मर जाऊंगा। चुप एकदम, कुछ नहीं होगा तुमको। हम कुछ सोचते हैं, इस कॉलेज के इतने होनहार स्टूडेंट हो तुम, ऐसे कैसे तुमको मरने देंगे? कुछ नहीं होगा। रिया पंकज को हौसला देती है और उसको लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है, तो वहीं राघव अपने सारे रिश्तेदारों के घर जाकर उनके पैर पड़ता है कि पैसों की मदद कर दे, लेकिन कोई मदद नहीं करता। सरिता आस पड़ोस वाले औरतों से भी मदद मांगती है, लेकिन गरीब की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। दिन से हफ्ते गुजरते हैं और अब 1 महीने का समय खत्म होने को बचा था, जिस पर डॉक्टर राघव को अस्पताल बुलाकर कहती है, राघव जी, हुआ नहीं क्या पैसों का इंतजाम? मैडम हम गरीबों की तो कोई भी मदद नहीं करता। इतनी महंगी बीमारी से मेरा बेटा कैसे लड़ेगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए पंकज एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं खुद नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी ऐसे खत्म हो, इसलिए मैं आपके लिए 2 लाख की मदद कर सकती हूँ। बाकी आप जल्दी से जल्दी बाकी के पैसे जुटा ही लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव अब हर जगह से हार कर अपने घर को गिरवी रख देता है, जिससे उसको ज्यादा नहीं तो 2 लाख रुपए मिल ही जाते हैं। अब भी 6 लाख रुपए कम थे। सरिता अपने गहने वगैरह सब बेचकर 1 लाख जुटा लेती है और अब सिर्फ 1 दिन का समय था, जिस पर सरिता और राघव
अपने घर में बैठे कहते हैं, मेरा बेटा इतनी महंगी बीमारी का शिकार है और हम समय से पैसे नहीं जुटा पाए। वो चला गया तो हम जीकर क्या करेंगे? मैं अपनी आंखों से अपने बेटे की मौत नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अभी ही खुद को खत्म कर लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? राघव चाकू उठाकर खुद को मारने लगता है। इतने में वहाँ पंकज और रिया आ जाते हैं और पंकज अपने बाबा को रोकते हुए कहता है, बाबा आप पागल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपने सोचा है कि आप नहीं होंगे तो मैं किसके लिए जीऊंगा? और मैं खुद नहीं मरना चाहता क्योंकि मुझे इस जिंदगी में आप दोनों के लिए बहुत कुछ करना है। हाँ अंकल, ऐसे परेशानी से भागना उसका सोल्यूशन नहीं है। तुझे पता है तेरी बीमारी के बारे में? हे भगवान, बेटा मुझे माफ कर दे। तेरा ये बाबा तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। 10 लाख रुपए में मैं बस 5 लाख ही जोड़ पाया। बाकी के पैसे हमने जोड़ लिए हैं अंकल। क्या? हाँ बाबा, रिया ने प्रिंसिपल को मेरी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे लिए कॉलेज में डोनेशन कैंप लगवाया। सभी बच्चों ने उस दिन से आज तक थोड़े थोड़े पैसे डोनेट किए, जिसके कारण हमारे पास 5.5 लाख रुपए जुड़ गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा तेरे कॉलेज के सारे बच्चों को मैं खुद जाकर धन्यवाद दूंगा। अंकल उससे पहले चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। सारे पैसे लेकर राघव सरिता, पंकज और रिया के साथ डॉक्टर साहिबा से मिलने जाते हैं और वो उनको अपनी जान पहचान के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां पंकज का इलाज शुरू होता है। और पूरे इलाज के बाद पंकज कैंसर जैसी बड़ी और महंगी बीमारी से लड़के बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौट आता है, जिसके बाद राघव अपने बेटे के कॉलेज जाकर सभी बच्चों का धन्यवाद करता है। साथ ही डॉक्टर साहिबा का भी धन्यवाद करता है, जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए पैसे दिए। स्वाति अपनी नई नवेली बहू का घर में काफी धूमधाम से स्वागत करती है और बहू के आने के बाद मुंह दिखाई की रस्म करवाई जाती है। जहां बहू घूंघट में थी तभी स्वाति अपनी बहू खुशी से कहती है, बहू, पहले तेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी, उसके बाद ही तो अपने कमरे में जा सकेगी। तभी घूंघट में से नई नवेली बहू की आवाज आती है, जो भी करना है जल्दी करो, मैं तो परेशान हो गई इन रस्मों से। ये सुनकर पास खड़ी औरतें हैरान हो जाती है कि नई नवेली दुल्हन की आवाज तो देखो, आते ही कितने जोर से बोल पड़ी। तभी पड़ोस की विमला स्वाति से कहती है, स्वाति क्या बहू लाई है, आते ही घर को स्वर्ग बना दिया अपनी आवाज से। तो जितनी शांत है उतनी ही धमाकेदार बहू लाई है। हाँ अच्छा है ना, तो कोई तो घर में तेज तर्राक होना भी चाहिए। विमला अपनी बहू की खामियों को सुधारने में लगी स्वाति भी मन में सोचती है, सच में ना जाने कैसी बहू ले आई हूँ मैं, जो आते ही इतनी लंबी जुबान साथ लाई है, कितने जोर से बोल रही है। अगले दिन सुबह स्वाति किचन में काम कर रही थी। तभी खुशी वहाँ आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, नितिन ने कहा है खाना पैक कर देने के लिए, बताइए मैं कर दूं क्या? बहू, मैं किचन में ही हूँ तेरे साथ, तेरे सामने, पर तू इतने जोर से क्यों बोल रही है? थोड़ा धीरे बोला कर, अभी से तेज बोलेगी तो पड़ोस की औरतें बातें बनाएंगी। माँ जी, मैंने जोर से बोला क्या? मेरी आवाज ही ऐसी है, क्या करूँ माँ जी? उसे अब सुधार ले तू, अपने मायके में नहीं ससुराल में है। ठीक है माँ जी, मैं आपसे धीरे ही बात करूंगी। अब भी जोर से बोल कर गई। इसकी आवाज तो नॉर्मल है ही नहीं, ना जाने क्यों इतना ऊंचा बोलती है। शायद सुनाई कम देता है इसे। एक तो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं इसकी तेज आवाज मेरी जान न ले ले। अभी तो शादी को महज 2 दिन हुए थे और उन दिनों में अपनी तेज बोलने वाली बहू से स्वाति परेशान हो चुकी थी और खुशी को कई बार समझा चुकी थी कि बहू थोड़ा धीरे बोला करो, पर कोई फायदा नहीं था। देर शाम स्वाति मार्केट जा रही थी और अपनी बहू को भी लेकर जाती है। तभी रास्ते में स्वाति को विमला मिलती है, जिसे देखकर स्वाति विमला से कहती है, विमला कहाँ से आ रही है? मार्केट गई थी, और तू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ चल पड़ी? बहू, विमला आंटी को नमस्ते बोलो, हमारे बगल में ही रहती है, थोड़े दिन में तुम भी जान जाओगी। नमस्ते आंटी जी। खुशी इतना जोर से नमस्ते करती है कि आसपास से गुजर रहे लोग भी खुशी को देखने लगते हैं और विमला को मौका मिल जाता है एक और पंच मारने का, जिस पर विमला स्वाति से कहती है, मुझे तो लगा ही था कि स्वाति बहू जोर से बोलती है, आज देख और सुन भी लिया। बेटा ऊंचा सुनाई तो नहीं देता, या फिर तेज बोलने की आदत ही है तेरी। खैर जो भी हो स्वाति, तेरी बहू वाकई कमाल की है। ये सब सुनकर स्वाति काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बहू की जोर से बोलने की आदत ने उसकी इज्जत की मिट्टी पलीत कर रखी थी। ये सोचते हुए वो मार्केट आ जाती है, जहाँ दोनों सास बहू सब्जियां लेने लगती है और खुशी अपनी सास स्वाति को दूर से देखकर बोलती है,
माँ जी सुनिए, माँ जी टमाटर ले लेना, इधर नहीं है, बस आलू प्याज ही है। हे भगवान, ना जाने क्या करूं मैं इसका। इसके जोर से बोलने वाले आदत की वजह से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग भी मेरा मजाक बना रहे हैं। मार्केट से आने के बाद स्वाति अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे जोर से बोलने की वजह से हर कोई मुझे यही कहता है कि स्वाति की बहू कितना तेज बोलती है। अभी तो तू नई नवेली है, बाद में तू चाहे जितना जोर से बोल ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। जो भी तुझे देखने आता है वो मुझे कहकर जाता है कि आपकी बहू को सुनाई कम देता है क्या, या इतना ही बोलती है। इलाज करवाओ इसका। अब बता, मैं किसे क्या बोलूं? क्या माँ जी, मैं जोर से बोलती हूँ। किसने कहा आपसे? आपके बेटे ने तो कभी नहीं कहा मुझे कि मैं तेज बोलती हूँ। सास बहू की ये बातें चल ही रही थी। तभी आस पड़ोस वाले भी स्वाति के घर आ जाते हैं और विमला स्वाति से कहती है, स्वाति, क्या बात है, तू अपनी बहू से लड़ रही है? किसने कहा? हम तो बातें कर रहे हैं। तेरी बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर ही तो हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी बहू की सुरीली आवाज सुनकर आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर सभी औरतें चली जाती हैं और काफी समय बीतता है, पर खुशी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। एक रोज अचानक खुशी किचन से अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए ना, देखिए गैस लीक हो रहा है, कहीं आग न लग जाए। इतना सुनते ही स्वाति अपने सीने पर हाथ रख लेती है और बेहोश हो जाती है। हालांकि खुशी अपनी सास से मजाक कर रही थी। दरअसल खुशी ने अपने हाथों से अपनी सास के लिए उसका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था और वो अपनी सासू माँ को हॉल तक लाने के लिए मजाक कर रही थी। पर खुशी के अचानक आकर चिल्लाने से स्वाति को हार्ट अटैक आता है। ये देखकर खुशी जोर जोर से विमला आंटी को आवाज लगाती है, पर कोई नहीं आता क्योंकि सबको पता था कि खुशी के चिल्लाने की आदत है। तभी वो खुद से अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में स्वाति को देखने के बाद डॉक्टर खुशी से कहते हैं, आप यहाँ इनको सही समय पर लाए, वरना आज इनकी जान जा सकती थी। तभी वहाँ नितिन भी आ जाता है और वो खुशी को कहता है, क्या हुआ था माँ को? उन्हें शोर से और जोर से किसी के बोलने या चिल्लाने पर ऐसा होता है डॉक्टर। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनके केस में भी यही हुआ है। उन्हें किसी बात से घबराहट हुई है और उन्हें अटैक भी पड़ गया है। अब वो ठीक है, आपको उनका काफी ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें कि उनके पास कोई भी शोर शराबा ना हो और न ही किसी बात का टेंशन। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा माँ का। इस इंसिडेंट के बाद स्वाति हॉस्पिटल से घर आती है और स्वाति के घर आने के साथ नितिन खुशी को वार्न करता है कि वो अब से धीरे बोलेगी। देर शाम स्वाति को खुशी सूप देने जाती है और कहती है, माँ जी आपने दवा ले ली तो अब थोड़ा सूप भी पी लो। हाँ ठीक, रख दे। और ये बता, कल जो मेरे कंगन हॉस्पिटल में खोले गए थे वो कहाँ रखे तूने? मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख देती हूँ। माँ जी वो मैंने अलमारी में रखे हैं, आप जब चाहे ले लेना। बहुत धीरे बोल, एक बार हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, अब क्या ऊपर भेजने का इरादा है? ये बातें खिड़की के पास खड़ा चोर सुन लेता है और चला जाता है। देर रात सब के सोने के बाद वो घर की छत से एंट्री करता है और स्वाति का वही कंगन चुराने आता है जिसके बारे में उसने सुना था। और तभी चोर के हॉल में आते ही टेबल पर रखा कांच का फूलदान उसके टकराने से गिर जाता है, जिससे खुशी की नींद खुल जाती है। तभी वो किसी की आहट देख लेती है और चोर चोर चिल्लाने लगती है। ये सुनकर आधी रात में स्वाति की बहू चोर चोर चिल्ला रही है। स्वाति, नितिन तो जाग ही जाते हैं, पर आस पड़ोस वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और चोर को पकड़ लिया जाता है। बहू, सही समय पर तूने सबको उठा दिया, वरना आज तो मेरे पुश्तैनी सोने के कंगन चोर ले जाता। तेरी बहू के जोर से बोलने की वजह से आज तेरे घर में चोरी होने से बच गई, वरना ना जाने ये चोर ऐसी कितनी चोरियां करता। अच्छा हुआ जो हमने इसे पकड़ लिया। आजकल जो भी चोरियां हो रही है इसने ही की होगी, हमें पूरा विश्वास है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तो इन सास बहू की बातें सुन ली थी और मैंने यहाँ चोरी करने का प्लान बनाया था। मैं तो बर्तन बेचता हूँ, एक साधारण सा आदमी हूँ, पर इनकी बात सुनकर ना मेरे मन में लालच आ गया था, जिस वजह से मैं यहाँ चोरी करने आ गया। सही कहा तूने, तू बर्तन तो बेचता है, पर इसी काम की वजह से तू लोगों के घर में ताका झाकी भी करता है ना। सच बोलियो, वरना मैं तुझे पकड़ लूंगी। हाँ, मैं लोगों के घर जाकर ना बर्तन बेचता हूँ और उनके रहन सहन, सोना चांदी पहनने के तरीकों को देखकर रात में चोरी को अंजाम दे देता हूँ। इन सब के बाद सभी लोग पुलिस को बुलाते हैं
और पुलिस भी चोर को थाने ले जाती है। ये सब देखकर स्वाति अपनी बहू से कहती है, बहू सही किया तूने जो जोर से बोलकर सबको उठा दिया, वरना ये चोर पकड़ में भी नहीं आता। हाँ माँ जी, मुझे भी पता चला आज ही कि आज मेरे जोर से बोलने की इस आदत ने कितना बड़ा कमाल किया है। तो अब तो आप लोगों को मेरी इस आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, या अभी भी किसी को है? ना खुशी बेटा, मुझे तो नहीं है, बल्कि तुझे तो रात को जागते रहो का नारा लगाना चाहिए। कम से कम हमारे इलाके में चोरियां तो नहीं होगी और लोगों को तेरी आवाज से नींद भी कम आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।